हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पापा, आप यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है ना? बिटिया, पता नहीं क्यों आज मन बहुत भारी हो रहा है। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तेरी आज बहुत याद आ रही है। पापा के चेहरे पर कुछ पीलापन था। अवनी घबरा कर उठी। सामने कोई न था, ये एक सपना था, पर पापा के लिए उसका मन बेचैन हो उठा। रात अपने चरम पर थी, पर अवनी की नींद उड़ चुकी थी। रह रह कर मन बस पापा के पास जाने को बेचैन हो उठता। अवनी ने जैसे तैसे रात काटी। सुबह उठकर भी उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी घर का सब काम निपटाकर वह तैयार हो गई। आज बैंक जल्दी जाना है क्या? इतनी जल्दी तैयार हो गई? विशाल ने ब्रेकफास्ट करते हुए अवनी से पूछा। विशाल, प्लीज मुझे पापा के पास ले चलो, उनकी तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ उन्हें? उनका फोन आया था क्या? विशाल ने पूछा। वैसे भी रोज शाम को हम उनसे मिलने तो जाते ही हैं। नहीं विशाल, मैंने सपने में उन्हें बहुत दुखी देखा। वे बहुत कमजोर और बीमार लग रहे थे। अवनी ने रोते हुए कहा। मैडम, रो क्यों रही हो? हम तुरंत ही चलते हैं। विशाल ने अवनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अवनी दीदी, आप आ गई? अंकल जी आपको बहुत याद कर रहे थे, रमेश ने कहा। रमेश, मैंने कहा था ना कि पापा को थोड़ी भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। अवनी भरे मन से बोली। हाँ दीदी, आपको फोन करने ही वाले थे, तब तक आप आ गई, रमेश बोला। दीदी, पता नहीं क्या हुआ, रात से अंकल जी को तेज बुखार है और कल से बस अवनी अवनी की ही रट लगाए हुए हैं। मैंने रात को उन्हें डॉक्टर से बात करके दवा दे दी थी और अभी आपको ही कॉल कर रहा था। मैं तो रात को ही फोन करना चाहता था, पर अंकल जी ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, अवनी से मैं खुद बात करूंगा। इतनी रात को उसे परेशान करना उचित नहीं। पापा, क्या हुआ आपको? अवनी रोते हुए तुरंत उनसे लिपट गई। अरे कुछ नहीं गुड़िया, बस थोड़ा सा बुखार है। तू आ गई ना, अब वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, भूषण जी बोले। चलिए पापा, अभी भी बुखार तेज है, हम तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं, विशाल ने कहा। इनका बुखार बहुत तेज है, आप तुरंत ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तब तक मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, आप इन्हें दे सकते हैं, डॉक्टर ने भूषण जी का चेकअप करके कहा। जरूरत पड़ी तो इन्हें एडमिट भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर ने भूषण जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर चिंता जताई। विशाल तुरंत ही भूषण जी को लेकर पैथोलॉजी लैब निकल गया और अवनी को घर छोड़ दिया। भूषण जी की तबीयत अब भी ठीक नहीं लग रही थी। विशाल ने ब्लड टेस्ट करवा कर डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने सलाह दी कि इनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए इन्हें भर्ती करना ही सही होगा। विशाल ने अवनी को फोन करके अस्पताल आने को कहा और भूषण जी को लेकर फौरन अस्पताल पहुंच गया। अवनी भी तुरंत ही अस्पताल पहुंच गई। विशाल ने कहा कि मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, तुम पापा का ध्यान रखो, मैं बस थोड़ी देर ऑफिस होकर आ जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं पूरा ध्यान रखूंगी। पापा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, एक खिचड़ी खा लीजिए और दवा खाकर आराम कीजिए। दवा खाकर भूषण जी को नींद आ गई। अवनी भी पास ही बैठी झपकी लेने लगी। सारी रात जो सो नहीं पाई थी। बेटा, ठीक से खाना खाया कर, कितनी दुबली हो गई है, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं तेरा सर दबा दूं। खाना तो शांति से बैठकर खाया कर, हरदम भागती रहती है। पापा के एक एक शब्द अवनी के दिमाग में घूम रहे थे। बचपन से लेकर अब तक के घटनाक्रम किसी चलचित्र की भांति उसके दिमाग में घूमने लगे। अवनी भूषण और नैना की इकलौती बेटी थी। पहले भूषण, नैना और अवनी बड़े प्यार से रहते थे। फिर अवनी जब 4 साल की हुई, नैना अक्सर भूषण से छोटी छोटी बातों में ही झगड़ा किया करती। भूषण बहुत समझाने की कोशिश करते कि इससे बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन नैना पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ता। नन्ही अवनी डर के मारे अक्सर रोया करती। नैना ने एक दिन फैसला सुना दिया कि वो अब भूषण के साथ नहीं रह सकती। एक दिन तैश में आकर नैना घर छोड़कर चली गई। जाते वक्त उसने अवनी की भी परवाह नहीं की, जो लगातार रोए जा रही थी। अवनी रोते रोते कह रही थी, माँ प्लीज रुक जाओ, लेकिन नैना ने उसे मुड़कर देखा तक नहीं। भूषण ने इसके बाद अवनी को माँ और पापा दोनों का ही प्यार दिया। भूषण को कहीं से पता चला कि नैना ने पैसों के लालच में किसी बुजुर्ग से शादी कर ली थी।
भूषण ने इन सब बातों का असर कभी भी अवनी पर नहीं होने दिया। स्कूल के बच्चे भी अक्सर अवनी को चिढ़ाया करते। कभी कोई साथी कहता, अरे देखो तो इसकी चोटी कितनी सुंदर, एक बड़ी एक छोटी। सुनकर सब बच्चे जोर जोर से हंसते। कोई कहता, अरे इसकी मम्मी तो इसे छोड़कर भाग गई, बेचारी अवनी। अवनी रोज यह सब सुनती, रुआसी होकर अपनी सीट पर ही बैठी रहती। पहले तो वो शिक्षकों से शिकायत किया करती थी, फिर उसने किसी से भी बात करना छोड़ दिया। अपने पापा से भी कभी कुछ ना कहती कि कहीं वे दुखी ना हो जाएं। भूषण अवनी की मनोदशा को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते ताकि अवनी को किसी के सामने नीचा ना देखना पड़े। धीरे धीरे वे अवनी की सुंदर चोटी बनाना भी सीख गए। लगभग सभी लोग उन्हें सलाह देते कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, पर वे अवनी के भविष्य को देखते हुए इनकार कर देते। भूषण ने अवनी की मां बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पिता के साथ साथ मां की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाई। हर छोटी से छोटी मुश्किल में अमूमन जहां एक माँ बेटी की हमजोली बनकर मुश्किल हल करती है, भूषण ने हर समय अवनी की मुश्किलें माँ बनकर दूर की। दफ्तर और घर के बीच तालमेल बैठाना हर किसी के वश की बात नहीं होती, लेकिन भूषण ने कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अवनी जब कॉलेज में पहुंच गई तो उस पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ भी था। परीक्षाओं के समय जब रात रात भर जागकर अवनी पढ़ती तो भूषण भी साथ ही जागते, उसे चाय बना कर देते तो कभी अवनी को डांट कर जल्दी सोने के लिए कहते। अवनी ने कभी पापा के रहते माँ की कमी महसूस ही नहीं की। अवनी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गई। भूषण को बहुत गर्व था अपनी बेटी पर। अवनी अपनी हर सफलता का श्रेय अपने पापा को ही दिया करती थी। अवनी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे थे। एक बार एक सज्जन अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। उनकी शर्त थी, हम अपनी बहू को सब सुख सुविधाएं देंगे, खुशियां उसके कदमों में होंगी, पर उसे यह नौकरी छोड़ना होगा। भूषण अवनी के मन को भांप गए। उन्होंने तुरंत इस रिश्ते के लिए ना कर दिया। उन्होंने उन सज्जन से कहा कि मेरी बेटी को पिंजरे में बंद करना मुझे कबूल नहीं, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। भूषण अवनी के बिन कुछ कहे ही उसके मन का हाल जान लेते थे। अवनी को भी कभी कभी आश्चर्य होता कि पापा को सब पहले ही कैसे पता चल जाता है। पड़ोस के शर्मा जी ने अवनी के लिए विशाल के रिश्ते का प्रस्ताव रखा। अवनी शादी के ख्याल से भी डर रही थी। उसे लगता था न जाने कैसा ससुराल मिले, उसके पापा अकेले कैसे रह पाएंगे, कौन उनका ध्यान रखेगा। उसने भूषण से साफ मना कर दिया कि वो शादी ही नहीं करेगी, वो बस अपने पापा के साथ ही रहना चाहती है। भूषण ने उसे बहुत समझाया कि बस एक बार विशाला और उसके परिवार से मिल ले, फिर जैसा अवनी चाहेगी वही होगा। अवनी और भूषण विशाल और उसके घर वालों के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। विशाल के पापा भी इसी शहर में सरकारी नौकरी में थे, पर अब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए वे विशाल की जल्दी ही शादी कर देना चाहते थे ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने गांव में, अपने खेतों में अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सकें। विशाल ने अवनी को विश्वास दिला दिया था कि शादी के बाद पापा हम दोनों के साथ ही रहेंगे, लेकिन आपके माँ पापा को इसमें आपत्ति हो सकती है। अवनी ने चिंता जाहिर की। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि यह विचार तो मेरे पापा का ही है कि पापा हमारी शादी के बाद हम दोनों के साथ ही रहे, और माँ की भी यही इच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि माँ और पापा भी हमारे साथ ही रहें। वे लोग क्यों गांव जाना चाहते हैं? अवनी ने विशाल से पूछा। कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम उन्हें इस बात के लिए राजी कर लेना, विशाल ने अवनी से कहा। विशाल, मुझे नहीं लगता मेरे पापा हम दोनों के साथ रहने के लिए राजी होंगे, अवनी ने चिंता व्यक्त की। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें मना लेंगे। विशाल और उसके माता पिता बहुत ही उच्च विचारों वाले लोग थे। विशाल के पिता ने शादी की केवल एक ही शर्त रखी थी, जो ये थी कि शादी एक सादे समारोह के रूप में मंदिर में ही संपन्न होगी। कोई भी दिखावा नहीं किया जाएगा, और जो धन रात ऐसे ही दिखावे में खर्च हो जाती उसे हम किसी अनाथ आश्रम में दान कर देंगे। भूषण और अवनी उनके इस शर्त पर खुशी खुशी राजी हो गए। एक मंदिर में अवनी और विशाल का विवाह संपन्न हो गया। अवनी कुछ ही दिनों में अपने सास ससुर की लाडली हो गई। अवनी की सास के प्यार में उसे अपने पापा की छवि दिखाई देती थी।
शादी के अभी 15 दिन ही हुए थे कि अवनी के सास ससुर ने गांव जाने की तैयारी कर ली। अवनी बहुत दुखी हुई। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि वे लोग गांव ना जाएं। अवनी की सासू माँ ने उसे विश्वास दिलाया कि वो कुछ दिनों में उसके ससुर जी को मनाकर वापस ले आएंगी। अवनी इस शर्त पर उनके जाने के लिए मान गई। अवनी और विशाल ने भूषण को अपने साथ रहने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे राजी नहीं होते थे। अवनी और विशाल रोज शाम को उनसे मिलने जरूर जाया करते थे। अवनी के ससुर ने रमेश को भूषण के साथ रख दिया था ताकि कभी भी कोई जरूरत हो तो रमेश उनकी सेवा में उपस्थित रहे। रमेश बहुत ही गरीब घर का लड़का था, पढ़ने में बहुत होशियार था और बहुत मन लगाकर भूषण की सेवा किया करता। भूषण भी रमेश को पुत्र की तरह ही प्यार करते थे और उसकी पढ़ाई का जिम्मा उन्होंने ही ले लिया था। भूषण रमेश के घर भी हर महीने पैसे भेजा करते थे ताकि उसके माँ बाप को आर्थिक संकट से दो चार ना होना पड़े। अवनी भी रमेश को अपने भाई की ही तरह मानती थी। अभी अवनी के सास ससुर को गए कुछ ही दिन हुए थे कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। अवनी बेटा अच्छे से सो जा, अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। भूषण की आवाज से अवनी उठकर बैठ गई। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। अवनी ने कहा, मैं नर्स को बुला लाती हूँ, आपको ड्रिप लगनी है। अवनी बोली। अब अवनी के सास ससुर भी अस्पताल पहुंच चुके थे। विशाल आते हुए पैथोलॉजी से भूषण की रिपोर्ट भी ले आया था। भूषण को मलेरिया था, लेकिन तेज बुखार के कारण उन्हें बहुत कमजोरी आ गई थी। साथ ही उनका शुगर लेवल भी बहुत बढ़ गया था। अवनी बेटा तुम घर जाओ, मैं और विशाल भूषण जी के पास रुकेंगे। अवनी के ससुर ने कहा। अवनी अपने पापा के पास ही रहना चाहती थी, पर वो अपने ससुर जी की बात नहीं टाल सकी। भरे मन से अवनी अपनी सासू माँ के साथ घर आ गई। 3-4 दिनों में ही भूषण स्वस्थ हो गए थे और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अवनी के ससुर जी ने इस बार भूषण की एक ना सुनी और उन्हें सीधे अपने घर ले आए। रमेश को भी उन्होंने यही बुला लिया। भूषण अवनी और विशाल को तो हमेशा साथ रहने के लिए मना कर देते थे, पर अवनी के ससुर की बात वे टाल नहीं पाए। अवनी के ससुर ने साफ कह दिया था कि अब भूषण अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि विशाल और अवनी के साथ ही रहेंगे। बेटी की भी पिता के लिए उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी कि एक बेटे की। अवनी के ससुर की यह बात सुनकर भूषण की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप लोग भी गांव में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हाँ, कभी कभी हम सब गांव चला करेंगे। भूषण ने अवनी के ससुर से कहा, आपके जैसा मित्र मिल जाए तो क्या कहने, चलिए अब गांव जाना कैंसिल। अवनी के ससुर ने हंसते हुए कहा, अवनी अब तुम्हारे पापा हमारे साथ ही रहेंगे। तुम और विशाल रमेश के साथ जाकर इनका सारा जरूरी सामान यहाँ ले आओ। अवनी अपने ससुर जी से यह सुनकर बहुत खुश हुई। मन ही मन उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि शायद उसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे जो उसे इतना प्यारा परिवार मिला। ये सुनकर तो वो और भी खुश थी कि उसके सास ससुर भी साथ ही रहेंगे, अब वे गांव वापस नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको अगर पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, नमस्कार।